नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और तेज रफ्तार अंदाज में खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया गया है और लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। मुख्तार को लेकर कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची है। शत्रु संपत्ति मामले में ये सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि अवैध संपत्ति को लेकर ये मामला है, शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला है जिस पर ये सुनवाई होनी है। और बांदा से मुख्तार अंसारी को पुलिस जो है वो लखनऊ लेकर पहुंची है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है मुख्तार अंसारी की। तौकीर किदवई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? क्या मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया है अभी फिलहाल? पहुंचे हैं, उनके पास एक फर्स्ट गाड़ी थी। कल जब उनको लेने पुलिस पहुंची थी तब उनके बेटे जो विधायक हो चुके हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने सवाल खड़ा किया था सुरक्षा को लेकर के। सुरक्षा समय फिलहाल एक फर्स्ट गाड़ी उस एम्बुलेंस के साथ थी जो अभी कुछ देर पहले एमपी एमएलए कोर्ट में इंटर की है और अभी उनसे यहाँ पे पूछताछ होगी, क्योंकि शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। बताया जा रहा था कि शत्रु संपत्ति को इनका अवैध कब्जा था, इसको लेकर उसमें उस बिल्डिंग में ध्वस्त भी किया गया था। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया था। बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रही वहां पर तौकीर? क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी अक्सर देखे जाते हैं, तो क्या इस बार भी उस तरह का माहौल देखने को मिला? जी बिल्कुल, जिस तरह से सवाल खड़े किए गए थे, अब्बास अंसारी ने भी सवाल खड़े किए थे सुरक्षा को लेकर। फिलहाल आज जब हमने इनको देखा है तो उनकी गाड़ी एक स्कॉट के साथ में थी, एक एम्बुलेंस थी और एक स्कॉट की गाड़ी। ये बांदा से लेकर उनको लखनऊ पहुंची है। सुबह गाड़ी निकली थी बांदा से और इसके साथ ही कर्मियों के साथ में थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पहुंचे। लेकिन कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था जरूर मजबूत की गई थी। कई अधिकारी लगातार यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन रास्ते की बात की जाए तो जो लंबा सफर था उसमें से एक स्कॉट गाड़ी नजर आई इस बार। चलिए, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालें तो मुख्तार अंसारी के बेटों का भी इन्वॉल्वेशन इस पर रहा है, तो इस पर भी क्या कुछ अपडेट है उस पर हम बात करेंगे आगे आपसे। तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अभी पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को लाया गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लखनऊ लेकर पहुंची है पुलिस। चलिए, अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। अमेठी में प्रेमिका के घर के सामने मिला प्रेमी का हाथ पैर बांधा शव और इलाके से सनसनी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक का शव मिलने पर घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मृतक 2 महीने पहले से लखनऊ में रहता था और प्रेमिका मंजू के बुलाने पर ही गांव आता था। अभी 2 दिन पहले ही युवक लखनऊ से घर पहुंचा था, इसी बीच उसकी मौत हो गई। हाथरस में सासली कोतवाली क्षेत्र में लुटेरी दुल्हनों ने एक परिवार को अपना निशाना बना लिया और खाने में नशे की दवा मिलाकर लाखों रुपए नगद लेकर फरार हो गई। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान 4 श्रद्धालु डूब गए। श्रद्धालु शाहदरा से बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट गंगाधाम पहुंचे थे। स्नान के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मोटर बोट चालकों की मदद से यहां पर श्रद्धालुओं की जान बचाई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बाराबंकी के बदुसराय थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बांदा के मोदाहा क्षेत्र में पति के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए महिला ने डीआईजी से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दिन दहाड़े फावड़े से मारकर महिला के पति की दबंगों ने हत्या कर दी थी। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में 20 साल के युवा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट में प्रतिबंधित कोरेक्स की 300 शीशी बरामद होने के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और चारों को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया। चारों पुलिसकर्मी नया गांव थाने में तैनात थे। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक की रेलिंग में जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे ट्रक के केबिन में आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हरदोई के मौला नगर क्षेत्र में 3 घरों में एक साथ आग लग गई। आग लगने से नकदी जेवर जलकर राख हो गए। वहीं शमशान घाट में भी आग से भारी नुकसान हुआ है।
हरदोई के संडीला में आग ने जमकर तांडव मचाया। आग से यहां 3 घरों में नकदी जेवर जलकर खाक हो गए। वहीं शमशान घाट में भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जौनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की अंतर प्रांतीय लूट गैंग से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस वारदात में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं अन्य 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुठभेड़ में एक गोली एक दरोगा को भी लगी है, लेकिन दरोगा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसे कहीं चोट नहीं आई। पकड़े गए 3 आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल, 32 बोर के 3 देसी तमंचे समेत एक बाइक को बरामद किया है। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र में ठेला दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुकानदार की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। भदोही के गोपीगंज नगर में चोर मोबाइल शॉप का ताला काटकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर के खैराबाद क्षेत्र में एक शोरूम के ऊपर बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मथुरा में चोरों ने डॉक्टरों के घर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक को बीजेपी प्रचार करने और सरकार बनाने पर मिठाई बांटने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मुस्लिम युवक की उसके पट्टीदारों ने जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। एटा के जसरथपुर थाना क्षेत्र में खेत में पानी के निकास को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें 12 साल के किशोर को गोली लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच में जुट गई। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि कोरोना के कारण यात्रा बंद थी। लंबे समय के इंतजार के बाद कोविड नियमों का पालन करते हुए अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। रामनगर में एक स्टोन क्रशर मालिक पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र में रात्रि में प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान युवक मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला समेत 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के आयोजित बैठक को लेकर निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष सदस्य नामित करता है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन को भारत रत्न का हकदार कहा। योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा कार्य है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। बाबा रामदेव ने कहा कि अलग अलग तरह के कैंपेन देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन ये कार्य उनसे बढ़कर है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से कार्यक्रम में आकर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि 4 धाम की तैयारियों के तहत मंदिर समिति कार्मिक सेवा भाव से कार्य में जुटी हुई है, ताकि तीर्थ यात्रियों में अच्छा संदेश जाए। अजेंद्र अजय ने समिति की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि कर्मचारियों को निष्ठा से काम करना जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हर तीर्थयात्री से संपर्क बनाए रखना चाहिए। श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता और मार्गदर्शन दिया जाए। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। बताया जा रहा है कि मृतका के पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में सेंट मैरी स्कूल में छुट्टी के दिन खड़ी बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 13,033 केंद्र बनाए गए।
पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 10वीं के छात्र की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 12वीं के छात्रों की परीक्षा होगी। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बांदा के शहर कोतवाली में सन की पति ने पत्नी को छत से फेंक दिया। हादसे में महिला को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और सन की पति के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। युवक ने अपनी ही रिश्तेदारी में घूमने आई युवती के साथ दुष्कर्म किया है। इस दौरान युवती की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। गाजियाबाद के तहसील परिसर में नायब तहसीलदार के दफ्तर में भयंकर आग लग गई। आग लगने से ऑफिस में रखे हुए कई कागजात जलकर राख हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हमीरपुर में भरभराकर कच्चा मकान गिरने से हादसा हुआ। मकान गिरने से मलबे में दबकर एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से ही घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। हापुड़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार 2 कारों की भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के सरावनी के पास का बताया जा रहा है। देहरादून में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस मुख्यालय के घंटा घर तक पैदल यात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है कि गांधी पार्क के सामने यात्रा का समापन होगा। महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। देश समेत गाजियाबाद के सभी बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 2 दिवसीय रहेगी। दरअसल बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार जिस तरीके से रेलवे समेत बैंकों का निजीकरण हो रहा है, इसके विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। हरदोई में केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ बैंकों की हड़ताल शुरू हो गई है। 28 और 29 मार्च को 20 करोड़ कामगार हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन एवं सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल हुए हैं। बिजनौर के धामपुर शुगर मिल में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। राहगीरों ने बैंक मैनेजर को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर बैंक मैनेजर रेखा यादव पहुंची। चलिए कुछ खबरें विस्तार से भी देख लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शनिवार को समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में सपा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का कार्यालय तैयार है। कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की जो नेम प्लेट लगाई गई है, तो वहीं विधायक की शपथ ग्रहण के बाद अब अखिलेश यादव कार्यालय जाएंगे। 18वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव को चुना गया है। विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और सरकार की उन योजनाओं को सरकार के सामने रखेंगे जिन पर सरकार का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये अखिलेश यादव का जो ऑफिस है विधानसभा के अंदर अलॉट हो चुका है। उनके जो अधिकारी हैं, ओएसडी हैं, उनको भी तैनात कर दिया गया है। ऑफिस का काम शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव अभी शपथ ग्रहण के बाद इसी रूम में बैठेंगे और आज से ही अपना काम शुरू कर देंगे। और जब विधानसभा सत्र चलेगा उस समय भी, या फिर लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनता के हित की जो योजनाएं हैं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, उनको सदन में भी उठाएंगे और सरकार के सामने भी पेश करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ टिकाना स्टेडियम में कप्तान के रूप में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन बीजेपी की निगाहें यूपी के क्रीज पर खेलने के बाद 2024 के सियासी मैदान पर टिकी है। शायद इसीलिए योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इकाना स्टेडियम में नई कैबिनेट की फील्डिंग सजाई गई। ये देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश
सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। उत्तर प्रदेश जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश जो रचता है इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है केंद्र की कुर्सी का भविष्य। शुक्रवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी जिस स्टेडियम में 4 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, उसी स्टेडियम में पहली बार नेशनल पॉलिटिक्स के कारण इंटरनेशनल तक कवर हुए यूपी चुनाव में कीर्तिमान रचने वाले योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने के बाद सफल कप्तान के तौर पर योगी अपने राजनीतिक अभिभावक नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हैं, जो उन्हें बधाई देते हैं। बधाई प्रचंड बहुमत के साथ कीर्तिमान गढ़ने की, बधाई उम्मीद पर खरा उतरने की, बधाई दिल्ली तक जाने वाली राह आसान करने की, बधाई 2024 की रणभूमि तैयार करने की। देश भर में सबसे ज्यादा 80 सांसद लोकसभा भेजने वाला राज्य, सबसे ज्यादा 31 सांसद राज्यसभा भेजने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सुशासन की नई संकल्पना के साथ सीएम इस शपथ समारोह में शपथ लेते हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ही 2024 के सियासी बिसात की गवाह है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी फतह करने के बाद अब अपनी निगाहें लक्ष्य 2024 पर गड़ा दी है। शायद इसीलिए योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरे के चयन में 2024 को जहन में रखा गया है। यूपी में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद कतारबद्ध होकर एक के बाद एक कई चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें कुछ नए चेहरे दिखे तो कुछ पुराने। विधायक आते गए, मंत्री पद की शपथ लेते गए। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 16 कैबिनेट है, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री को कैबिनेट में जगह दी गई है। योगी मंत्रिमंडल 2024 को साधते हुए बनाया गया है। शायद इसीलिए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया गया है और दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को वरीयता दी गई है। वहीं मंत्री बनने वाले चेहरों में 39 विधायक विधानसभा चुनाव जीतने वाले शामिल हैं। 8 एमएलसी चेहरों को जगह दी गई है, जबकि 6 ऐसे चेहरे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। योगी के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को भी साधा गया है, क्योंकि कई चेहरों की विदाई कर सरकार में नए चेहरों को मौका मिला है। योगी 2.0 कैबिनेट में स्वर्ण 22, ओबीसी 20 और 8 एससी चेहरों को शामिल किया गया है। साथ ही मुस्लिम 1, सिख 1 और अनुसूचित जनजाति के भी 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के दिल में बसने वाली केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के इस चयन में 2024 के चुनाव को जहन में रखना लाजमी भी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पुष्कर धामी की सरकार ने इतिहास रचते हुए सत्ता में दोबारा वापसी कर ली है। अब इस नई सरकार में धामी का लगातार दोबारा सीएम बनना ही अकेली बड़ी बात है, नहीं बल्कि एक और ऐतिहासिक उपलब्धि धामी सरकार ने यहां पर हासिल की है। बीजेपी ने कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी को स्पीकर बनाया है, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक ऋतु खंडूरी भूषण को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऋतु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण ऋतु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। प्रदेश के नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। साल 2006 से लेकर 2017 तक उन्होंने नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में काम किया है। ऋतु खंडूरी के पति राजेश भूषण बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ऋतु लंबे समय से समाज सेवा में भी एक्टिव रही हैं। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। साल 2022 के चुनाव में उनकी सीट बदल दी गई थी। उन्हें कोटद्वार से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ उतारा गया था। नेगी ने साल 2012 में तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी को कोटद्वार सीट से ही चुनाव हरा दिया था। ऐसे में ऋतु पर अपने पिता की हार का बदला लेने का एक बड़ा मौका था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत पूजा अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उनके पद चिन्हों पर चलकर उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देंगी। बहनों का ही नहीं उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन मैं विधायक भी हूँ, तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूंगी और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर भी कार्य करूंगी।